सुधीर जी, अभी आपकी मैं कूल और कामनेस की बात कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी राजनीतिक पारा इतना हाई जा रहा है हिमाचल में कि हर तरफ से कोई ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ कि सुधीर जी से भी कुछ सुनने को मिले। तो सुधीर जी अभी इतने शांत क्यों हैं? ये आपको नहीं मेरा लगता अपनी है धनराशि है। कांग्रेस की ये जनरल नेचर नहीं रही ऐसी चीज़ें करना, तो फिर दूसरी पार्टियों को कहने का मौका मिल जाता है। देखिए, पंजाब में हमने 1000 रुपया दिया, ये 1500 दे रहे हैं। नहीं, वो पंजाब ठीक में है। हमने 300 यूनिट दिए, ये भी दे रहे हैं। वो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन अभी पूरा मैनिफेस्टो आया नहीं है। जब वो मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें जो मैंने आपसे एक बात कही कि आर्थिकी को मजबूत करना है। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं लग रहा है आपको इस बार? मुझे नहीं लगता त्रिकोणीय मुकाबला। अगर किसी चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, कुछ एक चुनाव क्षेत्रों में हो सकता है निर्दलीय के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ कहीं मुकाबला नहीं है। कितनी सीटें देते हैं आप आम आदमी पार्टी को? 68 में से? मैं तो आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं देता हूँ। चुनाव परिणाम आएंगे, आप मुझसे फिर ये प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी पार्टी पे वापस आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ रही है, सड़कों पे भी दिख रही है, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है। अलग अलग ग्रुपों की आवाज़ सुनाई देती है। ये अग्निहोत्री ग्रुप से हैं, ये सुखू ग्रुप से हैं, ये प्रतिभा ग्रुप से हैं। तो आपको लगता है इसका खमियाजा ना कहीं भुगतना पड़ जाए चुनाव में? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि प्रजातंत्र के अंदर ये बात अच्छी है। ठीक है, आपका ग्रुप कोई भी हो, लेकिन अंततः हैं तो आप कांग्रेस में ही। ये सी ये भी चर्चा बढ़ी है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां आप पे भी नजरें लगा के बैठी हैं, चाहते हैं कि सुधीर जी हमारे पास आ जाएं। चलिए, वो पोटेंशियल है आपका, और आपका हो सकता है कि वो कद है कि वो आपको चाहते हैं हमारे पास आ जाएं। नहीं, बहुत चर्चा रही पिछले दिनों तो, बहुत चर्चा, और ऐसी चर्चा भी रही कि आज कल सुबह खबर आ जाएगी या शाम तक आ जाएगी, और ज्वाइन करने वाले हैं। आज इसके घर में बैठे हैं, कल उसके घर में बैठे हैं। एक दिन मैं अपने ही घर में था तो मुझे फ़ोन आया कि आप दिल्ली में फलां आदमी के घर में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारा कार्यक्रम टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना। बहुत सारी राजनीतिक शख्सियतों से लगातार मैं आपको पिछले कुछ महीने से मिला रहा हूं, खास करके हिमाचल में, क्योंकि चुनावी मौसम हिमाचल में है। और आज जिस राजनीतिक शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, स्टेट में मंत्री रह चुके हैं, और वो अपने कूलनेस के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीति जो है वो उनके विचारों से चलती है। वो कूल रहते हैं, काम रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो उनके काम बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सुधीर शर्मा। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सुधीर जी, अभी आपकी मैं कूल और कामनेस की बात कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी राजनीतिक पारा इतना हाई जा रहा है हिमाचल में कि हर तरफ से कोई ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ कि सुधीर जी से भी कुछ सुनने को मिले। तो सुधीर जी अभी इतने शांत क्यों हैं? देखिए, मैं तो चुनाव का माहौल जब गर्म भी होगा या चुनाव के दौरान भी होंगे, तो मैं अपना संयम खोता नहीं हूँ आसानी से। और मेरा ये मानना है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, तो उसमें संयम खोना भी नहीं चाहिए। कई तरह की चीज़ें चलती हैं राजनीति में, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, तो उनको जो है वो आपको सूझबूझ से ही लेकर के आगे बढ़ना है। संयम खोने से कुछ नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है व्यक्ति का। 2017 तक आप मंत्री थे, उसके बाद राजनीति है, हार जीत होती रहती है। 5 साल से आप बाहर से काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। इस बार जब आप 2022 में जा रहे हैं, तो इन चुनावों को आप कितना भिन्न पा रहे हैं? देखिए, हर चुनाव अपनी तरह से अलग चुनाव होता है, और आपका जो ये आपका चुनाव होगा 2022 का, इसमें मेरा ये मानना है कि जो हमारा युवा है और महिलाएं, जिनका कि 50% से ज़्यादा हिस्सा आबादी का है, इनकी अहम भूमिका रहने वाली है। दूसरा, ये जो 5 वर्ष निकले हैं प्रदेश के अंदर, या देश या कहीं भी दुनिया में आप देख लें, इसमें कोरोना जैसी महामारी भी आई है, और रोज़गार का मसला बहुत बड़ा आकर के खड़ा हुआ है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रभावशाली इस चुनाव के नतीजों में रहेंगी। तीसरा, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी राजनीतिक दल की या राजनेता की,
उसका भी अहम रोल रहेगा, क्योंकि अब लोग समझते हैं सारी चीज़ों को। आप जो भी जनता से वादा करते हैं या जो भी चीज़ें लेकर के जाएंगे उनके बीच में, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर उनको आप अमली जामा नहीं पहना पाए तो ये तो 5 साल बाद फिर से इम्तिहान आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आज का मतदाता, ख़ास तौर पे हिमाचल का जो मतदाता है, वो पूरे देश के अंदर सबसे जागरूक मतदाता है, चीज़ों को समझते हैं। और आपने भी अनुभव किया होगा, कोई भी चुनाव होता है उसमें एग्जिट पोल कुछ आते हैं, नतीजे कुछ आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। अंदर अंदर जो चल रहा होता है उसको सिर्फ वोटर जानता है, और भारी बदलाव वो प्रदेश के अंदर ला करके रख देता है। आप विधायक रहते हुए काम करना या मंत्री रहते हुए काम करना एक अलग बात है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य से बाहर आके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं, कैसा रहा काम करना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए? देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में होता है या चुना हुआ नुमाइंदा होता है, मेरा ये मानना है कि उस समय जो उसके इर्द गिर्द एक कोटरी सी बन जाती है। बिल्कुल। और वो उनकी नज़र से ही सारी चीज़ों को देखना शुरू करता है। सही कहा आपने। लेकिन जब व्यक्ति सत्ता से बाहर हो तो उसकी आंखें खुलती हैं, उसको देखने को, सीखने को मिलता है। और मैं तो शुरू से लगातार चुनाव जीतता रहा। पिछली बार थोड़े से मतों से हम हार गए और मेरे लिए वो नया चुनाव क्षेत्र भी था। तो कई चीज़ें सीखने को मिली हैं और उनको सीख करके मैं समझता हूँ कि इस बार जब मौका मिलेगा तो काफ़ी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। मेरा ये मानना है कि हम लोग जब सरकार में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनको करते हैं कि कहीं हवाई अड्डा आ जाएगा, इतने नेशनल हाईवे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन गांव के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसकी आर्थिकी को कैसे हम सुधारेंगे और उसके लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उसको वहीं पर काम कैसे दे पाएंगे, वो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा गंभीर विषय है। ये ठीक है, घोषणाएं होंगी, सभी दल करेंगे और सभी दल जो है वो अलग अलग चीज़ें लेकर के आएंगे, किसी को ये भत्ता, किसी को वो भत्ता। मैं व्यक्तिगत रूप से भत्तों के खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि एक तो उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, दूसरा हम व्यक्ति को एक तरह से ऐसा बना देते हैं कि उसको ये आदत पड़ जाती है कि सब कुछ तो मिल ही जाना है। लेकिन जब हम उसको काम देंगे जो घर पे बैठा है और उसकी आय जो है, जो भत्ता मिल रहा है उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगी, तो वो एक तो अपने लिए भी कमा रहा है, दूसरा प्रदेश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हेल्दी सोसाइटी जो है आप उसका निर्माण भी करते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस ने 2 ही दिन पहले कहा है कि हम 1500 रुपये पर मंथ लेडीज़ को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आजकल रेवड़ी वाली बहस बड़ी छिड़ी हुई है देश में, वाकई ये रेवड़ियाँ बांटनी गलत हैं या फिर ये समय की ज़रूरत या फिर राजनीति की ज़रूरत बन चुकी है? ये हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है। पूरे देश में हम सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रो पावर बनाते हैं और जितना हमारा गुजारा जिससे हो सकता है उससे ज़्यादा बनाते हैं जी। तो यहाँ 300 यूनिट तक देना ठीक बात है, आप बाहर बेच करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरा जो महिलाओं के लिए लेकर के आए हैं वो 1500 रुपया जो लेकर के आए हैं, उसके पीछे एक सोच ये थी कि अब गांव में कोई महिला रह रही है या जहाँ पर भी रह रही है उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, साधन नहीं है, तो एक वो सम्मान राशि उसको चली जाए जो कि उसकी अपनी हो, जो उसको महसूस करे कि नहीं ये मेरा अपनी धनराशि है। कांग्रेस की ये जनरल नेचर नहीं रही ऐसी चीज़ें करना, तो फिर दूसरी पार्टियों को कहने का मौका मिल जाता है। देखिए पंजाब में हमने 1000 रुपया दिया, ये 1500 दे रहे हैं, पंजाब में हमने 300 यूनिट दिए, ये भी दे रहे हैं। वो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन अभी पूरा मैनिफेस्टो आया नहीं है। जब वो मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें जो मैंने आपसे एक बात कही कि आर्थिकी को मजबूत करना है, इसी पहलू से जुड़ता हुआ एक बहुत मजबूत पहलू उसमें आने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये ले ही ना कि हमें 1500 नहीं चाहिए, हमारी आय ठीक हो रही है जी। तो इस तरह का वातावरण भी प्रदेश में आने वाले समय में हम लोग पैदा करने चाहते हैं और उसको मैनिफेस्टो में भी लेकर के आएंगे। एक मुद्दा और बहुत आजकल चर्चा का विषय है जो हर बड़े नेता की जुबान पे है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन्स की। कांग्रेस कह रही है आने दीजिए, 10 दिन में लागू कर देंगे।
आपका क्या विचार है? ये हो सकता है, होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब चुनी हुई सरकार होती है जनता के द्वारा, तो उसको जनभावना को देख करके काम करना है। जनभावना ये है कि ओपीएस चाहिए, तो ओपीएस जो भी सरकार आती है उसको देना है। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आके देंगे, और बिल्कुल देंगे। एक बहुत बड़ा मिथ है ये कि लोग कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा राजस्व बोझ पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका राजस्व बोझ कुछ नहीं है। ये उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को जाना है, और अभी भी तो ये कटकटा करके केंद्र को जा रहा है। जी बिल्कुल, पर ये प्रैक्टिकल है क्या सर? क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस वादा तो ज़रूर कर रही है, पर केंद्र के बिना ओपीएस लागू कर पाना मुमकिन नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। ऐसा नहीं है। भारत जो प्रजातंत्र है, इसका ये फेडरल स्ट्रक्चर है, और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पर चलता है। प्रदेश की सरकारों को जो चुनी हुई हैं उनको भी अधिकार है अपना एक एक्ट ला करके इसको लागू कर सकते हैं। जब आप अपना हिस्सा उनको दे रहे हैं, जब वो देना बंद कर देंगे तो उसका कॉर्पस तो यहीं बनना है। आप ही के कोष से तो ये सारी तनख्वाह जा रही है या पेंशन जानी है, तो उस चीज़ को अगर आप यहीं कर देंगे और जो पहले दे चुके हैं उसको वापस आप उनसे लेंगे, चाहे वो कानूनी लड़ाई थोड़ा समय चलेगी, लेकिन तब तक का स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो प्रदेश की सरकार को देखना होगा। पर ये भी एक बड़ा सच है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो कोई भी हो, एबीसी, लेकिन हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और जबकि स्टेट 70,000 करोड़ के घाटे में है। कोई ये नहीं बताता है कि हम ये पैसा आएगा कहाँ से, वो घाटा कहाँ से पूरा होगा, और इन चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको लगता है कि इस बार के मैनिफेस्टो में 2 कॉलम होने चाहिए कि हम ये देंगे, लेकिन यहाँ से आएगा, ताकि जनता भी समझ सके कि हाँ ये जो वादा हो रहा है वाकई पूरा भी हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में प्रदेश जो है वो काफ़ी पीछे रहा है, और हम लोग निर्भर रहते हैं हमेशा केंद्र सरकारों के ऊपर, या जो भी हम लोग ऋण लेते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी फंडिंग है, या दूसरी फंडिंग्स हैं जो बाहर से भी आती हैं, देश के अंदर जैसे नाबार्ड है, ये भी फंडिंग ही है, चाहे उसको हम स्कीम समझते हैं, लेकिन वो भी ऋण ही है, फंडिंग है। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रदेश जिसमें इतना बड़ा पोटेंशियल, सबसे बड़ा पोटेंशियल पर्यटन का है, और उससे बड़ा जो पोटेंशियल है वो एमएसएमई के क्षेत्र में है, बहुत बड़ा छोटी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, और कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा एक स्कोप इस प्रदेश के अंदर है, जिससे कि बहुत बड़ी इनकम जो है हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो है, फिशरीज़ की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया है। बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ट्राउट की और दूसरी फ़िश की वर्ल्ड में है, लेकिन इसके लिए हम लोग मार्केटिंग और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्पेशली डेडिकेटेड इन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बना पाए, और वैसी अप्रोच नहीं बना पाए। ज़्यादातर चुनी हुई सरकारें प्रदेश में अपना समय ट्रांसफर पोस्टिंग में निकाल देती है, या चुनावों में चले जाता है, पंचायत के आगे अब लोकल बॉडीज आ गए। जो चुनाव प्रतिनिधि है उसको अपने आदमी को वहीं आसपास रखना है, तो वो स्टेट की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। बिल्कुल ठीक है। वो ये सोच रहा है कि ये मैं इसको घर के पास रखूंगा तो ये मेरा वोट पक्का है, पर ऐसा होता नहीं। ऐसा होता तो कभी सरकारें ही नहीं बदलती, लेकिन वो व्यक्ति तो वही रहता है, सरकारें कहीं की कहीं चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सबका अपना अपना सिस्टम है। आपने सही कहा। ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है, अभी हाल ही की बात है, कल या परसों मैं नाहन जा रहा था, तो नाहन जाते हुए रास्ते में एक मैंने छोटा सा मार्ट देखा, शी मार्ट। वहाँ के डीसी का एक वो था कि उन्होंने जो वहाँ की महिलाएं थी गांव की, उनको कहा कि आप शहद लाइए, आप हाथ से कुछ भी बनाइए, मैं आपको ये जगह देता हूँ, आप यहाँ सेल कीजिए। तो ऐसा सब कुछ बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने तो देखिए डिफरेंट सरकार के दौरान आप विधानसभा में रहे हैं, आपने बीजेपी की सरकार देखी, कांग्रेस की देखी, क्या लगता है अप्रोच में कहाँ कमी है कि जो चीज़ एक डीसी को दिख सकती है वो मंत्री या मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखती? मैंने आपको कहा ना, ये सत्ता चीज़ ऐसी है जो देखना चाहिए, चश्मा बदल जाता है, उस तरफ नज़र नहीं जाती, और जिस तरफ नज़र जाती है वो दिखता नहीं है। तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, और जो हमारा व्यक्ति गांव के अंदर बैठा हुआ है उसको वहीं पर काम देना है, उसकी आय को बढ़ाना है, ये उसके अंदर एक संकल्प है। उसका प्रारूप क्या होगा वो जब मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा तभी सबके सामने आएगा। अभी से उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन आपने सही कहा कि अगर उस चीज़ को
एक डिप्टी कमिश्नर देख सकते हैं, तो चुना हुआ प्रतिनिधि क्यों नहीं देख पा रहा है? और महिलाओं की आपने बात की, और मैंने आपसे कहा 50% से अधिक आबादी है प्रदेश के अंदर। बिल्कुल। और अगर उनको आप काम पे लगा देंगे तो प्रदेश की अर्थ की जो है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ा फर्क बहुत पड़ेगा। बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट, कांग्रेस को क्या लगता है? क्योंकि पहाड़ी राज्य है, हर बार एक बार ये, एक बार ये, एक बार उत्तराखंड से मिथक टूटा है, शायद वहां से कॉन्फिडेंस आया है कि मिशन रिपीट। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है, हमारी भी पीछे से जब सरकार रही 2017 तक, हम भी कहते थे मिशन रिपीट है। उससे पिछली सरकार भी कहती थी मिशन रिपीट है, जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो हुआ नहीं। उत्तराखंड ठीक है, पहाड़ है, लेकिन उत्तराखंड का पहाड़ और हिमाचल का पहाड़ जो है वो अलग है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हर चीज़ में बाकी पहाड़ी राज्यों से आगे है। ख़ास तौर पर अगर आप शिक्षा का स्तर देखेंगे, उसमें भी, न केवल पहाड़ी राज्यों में बल्कि देश के बड़े राज्यों में भी। तो यहाँ पर जो मतदान होगा वो जो कार्यकलाप रहे हैं वर्तमान सरकार के, उनको देखते हुए होगा। लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अंदर वो रहती है। कहीं बीजेपी की कैलकुलेशन इस चीज़ पे बेस तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी आ गई है, वोट डिवाइड होगा तो हो सकता है उससे हमें जीत मिल जाए? वो उनका गणित हो सकता है, लेकिन जब आप युद्ध में जाते हैं तो आप अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी ताकत से लड़ते हैं। अगर आप ये समझ लें कि मेरा झगड़ा हो गया है और मेरा भाई मेरे लिए लड़ लेगा, आपको क्या पता है वो खड़ा रहेगा, भाग जाएगा? ताकत तो आपकी लगनी है। बिल्कुल। जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से जा रही है, वैसे इनको भी अपनी ताकत से लड़ना होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन उनके गुब्बारे की फूंक भी जितनी जल्दी से आई थी उतनी जल्दी निकल गई है। तो आपको लगता है कि उनका कोई यहाँ पर वर्चस्व नहीं रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो लोग शुरू में उनसे जुड़े थे, वो एक एक करके छिटकते जा रहे हैं। वो चाहे इस्तीफा दे के चले गए हैं, उनसे किस दल में जाएंगे, कुछ लोग तो चले गए, कुछ जाएंगे, ज़्यादातर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं वापस। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एजेंडा यहाँ नहीं चल सकता। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं लग रहा है आपको इस बार? मुझे नहीं लगता त्रिकोणीय मुकाबला। अगर किसी चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, कुछ एक चुनाव क्षेत्रों में हो सकता है, निर्दलीय के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ कहीं मुकाबला नहीं है। कितनी सीटें देते हैं आप आम आदमी पार्टी को 68 में से? मैं तो आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं देता हूँ। चुनाव परिणाम आएंगे, आप मुझसे फिर ये प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी पार्टी पे वापस आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ रही है, सड़कों पे भी दिख रही है, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है। अलग अलग ग्रुपों की आवाज़ सुनाई देती है, ये अग्निहोत्री ग्रुप से हैं, ये सुखू ग्रुप से हैं, ये प्रतिभा ग्रुप से हैं। तो आपको लगता है इसका खमियाजा ना कहीं भुगतना पड़ जाए चुनाव में? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि प्रजातंत्र के अंदर ये बात अच्छी है। ठीक है, आपका ग्रुप कोई भी हो, लेकिन अंततः हैं तो आप कांग्रेस में ही, परिवार में हैं। कोई पिता को प्यारा होता है, कोई माँ का लाडला है, तो इस तरह का परिवार का स्ट्रक्चर भी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि घर में फूट पड़ गई है और एक घर के कई टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग दो दो कमरों में रहने लगे हैं और अलग अलग चूल्हा जला लिया है। और ये राजनीति के अंदर होता भी है। हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है। 68 के 68 विधायक जब जीत के आते हैं, हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री बनेगा तो एक ही, पहले हमको वो आंकड़ा हासिल करना है। उसके बाद चुने हुए विधायक हैं, पार्टी हाईकमान है, जिसको उचित समझेगी तो वो उस पद पर बैठे, और जो बैठे उसके साथ पूरी ताकत के साथ सबको, पूरी पार्टी को खड़े रहना है। कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी खेल हो या फिर राजनीति हो। वीरभद्र सिंह जब तक थे, एक कैप्टन थे, सबको लगता था इनके पीछे चलना है, जो बोल दिया वो ठीक है। आप उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, पर इस बार वो कैप्टन नहीं है। क्या लगता है, इससे थोड़ी डिमोरलाइजेशन है? नहीं, देखिए, वीरभद्र सिंह जी के कद जैसा व्यक्ति होना प्रदेश की राजनीति में मैं समझता हूँ नामुमकिन है। ठीक है, उनके जाने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी में उनके जैसा कोई नेता नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि भविष्य में होगा। लेकिन हम उस गंभीरता को समझते हैं। हम जो भी अपना रोड मैप ले करके चलें, उनको ध्यान में ले करके चलें। हमें पता है कि हमारे सिर से वो साया उठ चुका है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उनका आशीर्वाद जो है वो निरंतर सब पर बना हुआ है। तो उनको ध्यान में रख के सब काम कर रहे हैं, और जिम्मेवारी इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि परिवार में मुखिया की एक कमी है। तो इसीलिए ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ सब लोग काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब ऐसे हालात हो जाते हैं, चाहे परिवार के अंदर हों, समाज के अंदर हों, या राजनीतिक दल के अंदर हों, तो
जो भी लोग होते हैं, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, सब लोग पूरी ताकत से लग जाते हैं कि इस बार हमको एक तरह से अपने आप को सिद्ध भी करना है। पर आपको लगता है ये कांग्रेस का जो मतभेद या मनभेद सामने नजर आता है, उस पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल जाता है कि देखिए इनके यहाँ तो सभी सीएम बनने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे सीएम हैं, पोटेंशियल पार्टी है, हमारे पास हैं लोग जो अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। वो हमारी खूबी आप समझिए, हमारी खुशकिस्मती समझिए। अब आप लोग जो हैं, आपके पास अगर नेतृत्व जो पिछले 5 वर्ष रहा है वैसा नेतृत्व है, तो आप लोगों को तो चुनाव में भी नहीं जाना चाहिए। और आपके अंदर भी तो केंद्र से लेकर के यहाँ तक लड़ाई है, तो चुटकी तो उस तरफ भी ली जा सकती है कि आपके पास मुख्यमंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। ये तो जग जाहिर है कि वहाँ पर ऑफिस में उनके कौन लोग बैठे हैं, सरकार के अंदर कोई निर्णय लेने हो तो कहाँ से होते हैं, सिर्फ संदेश आ जाता है और वो करना पड़ता है। तो कांग्रेस के अंदर ये है कि बात सुनी जाती है सबकी, और अंतिम निर्णय जो है वो अगर मुख्यमंत्री जब हमारा बनता है तो उन पर छोड़ दिया जाता है कि आप देखिए प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो है वो आप अगर ये मान के चलें कि कोई बाहर का स्ट्रक्चर ला के सेक्रेटरीट में बिठा दिया जाएगा, ऐसा कल्चर नहीं है। नेशनल पार्टीज का सबका ऐसे होता है, दिल्ली से तो हुक्म कुछ न कुछ आते ही है, वहाँ से तो चलता ही रहता है, कोई भी नेशनल पार्टी आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन उसको करना नहीं करना और कितनी इंटरफेरेंस है वो कांग्रेस में कम है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, वो होनी भी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय दल हमारा भी है उनका भी है, लेकिन हमारे यहाँ कम है। उनके यहाँ तो दफ्तरों में ही लोग बिठा दिए गए हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और बात आपने कही कि जब पोटेंशियल हो तो फिर सब तैयार हैं। डेफिनेटली पोटेंशियल बंदे को हर चाहता है कि यार ये मेरे पास आ जाए या ये सी। ये भी चर्चा बड़ी है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां आप पे भी नजरें लगा के बैठी हैं, चाहती हैं कि सुधीर जी हमारे पास आ जाएं। चलिए, वो पोटेंशियल है आपका, और आपका हो सकता है कि वो कद है कि वो आपको चाहते हैं हमारे पास आ जाए। नहीं, बहुत चर्चा रही पिछले दिनों, तो बहुत चर्चा, और ऐसी चर्चा भी रही कि आज कल सुबह खबर आ जाएगी या शाम तक आ जाएगी और ज्वाइन करने वाले हैं, आज इसके घर में बैठे हैं, कल उसके घर में बैठे हैं। एक दिन मैं अपने ही घर में था तो मुझे फ़ोन आया कि आप दिल्ली में फलां आदमी के घर में बैठे हैं। तो जिनका फ़ोन था मैंने उनको कहा घर आ जाओ, मैं तो अपने ही घर में बैठा हुआ हूँ। तो ये चलता है, जब चुनाव आएगा तो ऐसी हवाएं चलती हैं। लेकिन वो आपका पोटेंशियल है, अगर सभी राजनीतिक पार्टियों पे आपके नज़र है और कांग्रेस के किसी नेता पे सभी ढोरे डाल रहे हैं, तो कोई तो बात है उनमें। तो वो ठीक है, उनके प्रयास हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ तटस्थ हूँ, मैं यही रहूँगा। और हमारी सरकार आ रही है, उसके लिए मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं और आपके दर्शकों को भी कि 50 के ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी इस बार पार करेगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था। अच्छा, आपने बता दिया 50 का स्कोर रहने वाला है, मतलब अर्धशतक होगा इस बार। मेरी विक्रमादित्य जी से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 40 प्लस वैसे तो है, पर हम 45 से ज़्यादा लेके आएंगे क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी हमारे कुछ विधायक ले जाए। तो ये भी चर्चा कांग्रेस के अंदर खाते हैं और पहले ही डर सता रहा है कि बीजेपी हमारे विधायक ले जाएगी। ये डर क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी किसी विधायक को ले जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को कहीं ऐसा महसूस कर रहा हो। लेकिन कांग्रेस का जितना विधायक दल है, ये चर्चा बड़े लंबे समय से है। कभी किसी को कह देते हैं, कभी किसी को कह देते हैं, फिर वो आकर के खंडन करते हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी का पार्ट भी हो सकता है कि जब आप बार बार किसी व्यक्ति को कहते जाएंगे तो जो उससे जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का या संगठन का, उसको भी उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाए और फिर वो बाद में आकर के कह देंगे ये तो हमारे पास आने वाले थे लेकिन देखिए हमने लिया नहीं। तो वो एक पर्सनैलिटी को डैमेज करने का भी एक प्रोसेस हो सकता है, पर जाएगा कोई नहीं। पर एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है, जो बहुत सारे आपके चाहने वालों के मन में भी उठता है, कि सुधीर जी जैसा पर्सनैलिटेड बंदा जिनकी इतनी काबिलियत है, उस संगठन में कहीं क्यों नहीं दिखाई गई? 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए, महासचिव सब बन गए, सुधीर जी क्यों नहीं है? इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर जो ओपनिंग कर सकते हैं, उनको आप प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, जब हम पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और मैं ऑल इंडिया का सचिव हूँ, तो वो एक तरह से फिर वो थोड़ा सा एक मैसेज ये चला जाता है कि ये तो डिमोट करके वापस भेज दिया जहाँ काम कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर मैं हूँ वो ठीक है और बाकी लोगों को भी काम मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा काम सबके पास हो, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय सचिव और भी हैं हमारे, तो वो भी वही हैं, उनको भी वहाँ से वापस नहीं भेजा।
तो प्रदेश से ही हैं बाकी लोग भी। तो ये जो हमारा पार्टी हाईकमान है वो इस तरीके से ही हमारी वर्किंग पार्टी के अंदर है, बाकी प्रदेशों में भी इस तरह से हुआ है। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये तो सब बराबर हैं। जब तक आप वो लक्ष्य को साध नहीं लेते हैं तब तक सभी कार्यकर्ता हैं। चाहे पद भी हो किसी के पास, मैं उसको भी कार्यकर्ता मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। 3 महीने का समय सिर्फ रह चुका है, शायद उससे भी कम। तो क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना शुरू कर दिए, तैयारी शुरू है? बिल्कुल, वो तो निरंतर ही घूम रहे थे। शायद मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो कोरोना में भी निरंतर वहीं रहा लोगों के बीच में, और उसके बाद भी वहीं हैं, लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव क्षेत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप घूमना शुरू करें तो पूरे दिन में सारे चुनाव क्षेत्र में घूम करके शाम को घर आ सकते हैं सबसे मिलके। बहुत अच्छा कनेक्टेड है रोड नेटवर्क से, और रोड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो निरंतर सबके साथ मेल मिलाप रहा, और उसी के चलते पीछे जो 2 तारीख को लोगों ने कार्यक्रम वहाँ पर रखा था, वो एक ऐतिहासिक जनसभा किसी चुनाव क्षेत्र की हुई होगी, जहाँ पर 12 से 14 हज़ार आदमी निकल करके आ गया। और जो लोग थे ये सब करने में, उन्होंने मुझे महसूस भी नहीं करने दिया। मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया खुद ही मिलके, वो ये दर्शाता है कि कितना प्यार और विश्वास क्षेत्र की जनता को है। आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आपके एक दिल की बात जानना चाहता हूँ इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले। आप अगर कांग्रेस की अर्धशतक वाली बात सच्ची होती है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान इसके ऊपर निर्णय। आप भी उनमें से एक होंगे, आप भी तो अपनी राय बताएं, आपका मन क्या कहता है? मैं ठीक है, कार्यकर्ता हूँ, चुनाव जीत करके आए, उसके बाद जो है इसके ऊपर चर्चा होगी। पार्टी जिसको उचित समझे वो सर्वमान्य होगा, उसके साथ सब लोग काम करेंगे और प्रदेश हित में काम करेंगे। मेरा ये मानना, हम लोग बदलाव इसलिए नहीं चाह रहे कि मैं कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो इस प्रदेश को शोकेस करे, न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर, कि एक पहाड़ी राज्य ऐसा भी है एशिया के अंदर जो अपने आप में एक मिसाल बने हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 50 का आंकड़ा छूते हैं, आप भी अगर माने अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जीत जाते हैं, तो सुधीर शर्मा जी मुझे कैबिनेट में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के। मैं आपसे पहले ही कहा, मुख्यमंत्री, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं। चलो एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आपको कैबिनेट ऑफर हो ही गई कि सुधीर जी आप मंत्री हैं, आपने बने, आपका पसंदीदा मंत्रालय कौन सा है जो आपको लगता है हिमाचल में मुझे मिल जाए तो मैं तस्वीर बदल सकता हूँ? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन का अपार जो है उसकी संभावनाएं हैं, और उसके साथ साथ जो है जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका बहुत अहम रोल आने वाले समय में रहेगा। और जो इंडस्ट्री है, कई विभाग हैं ऐसे, हर विभाग का अपना, लेकिन जो काम मुझे दिया जाएगा मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। हमने पिछले जो हमारा कार्यकाल था सरकार का, उसके अंदर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया ईमानदारी के साथ काम करने का, बहुत जगह उसमें सफल भी हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश की और आपने उसे बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। और मैं अभी आपसे मिलने से पहले मैं चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा 2 अगस्त को आपका बर्थडे भी था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुधीर जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, आप हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलूंगा आपसे टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना में एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।